Okay, guys, so welcome back to AS Business Past Papers classes. हमारे पास जो लास्ट क्लास थी ऑन ट्यूसडे, तो इन दैट पर्टिकुलर क्लास वी डिस्कस कि हम जो है वो सेक्शन ए ऑफ द पेपर करेंगे और हमारे पास वही पेपर है दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन टुडेज क्लास। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर सेक्शन ए था दैट वाज कंप्लीटेड इन दैट क्लास, जिसके अंदर हमने चारों क्वेश्चंस को यहाँ पे हमारे पास डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन 1 till 4। सो वी आर डन विद दैट थिंग। सेक्शन ए हमारे पास कंप्लीट होता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सेक्शन बी हमारे पास। अब सेक्शन बी हमारे पास जो है उसके अंदर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B। सो दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टुडेज क्लास हमारे पास। अब व्हेन इट कम्स टू द सेक्शन बी ना हमारे पास, सो थोड़ा सा डिस्कशन है, पहले वो हम कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व 8 मार्कर एंड द 12 मार्कर इन टुडेज क्लास। तो ऑब्जेक्टिव भी हमारा ये है दैट वी हैव टू कंप्लीट द सेक्शन बी। अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज कि सेक्शन बी के अंदर वी हैव अ चॉइस। इट इज क्लियरली मेंशन दैट यू हैव टू आंसर वन क्वेश्चन ओनली। तो you have the question number 5 or you have the question number 6. These are the two different questions. अब यहाँ पे टू कीप इट सिंपल एंड टू कीप इट क्लियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो दो क्वेश्चंस हैं इसमें से सर कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। देखो, द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्ले विथ यू, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ पे जो है ना वो ट्रिकी गेम्स खेल रहा होगा आपके साथ। अब एक चीज यहाँ पे देखें, दो क्वेश्चंस हैं आपके पास। एक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है, और दोनों क्वेश्चंस हमारे पास 20-20 मार्क्स के हैं। कैसे? 5A इज ऑफ 8 मार्क्स एंड 5B इज ऑफ 12 मार्क्स एंड द सेम केस इज विद द क्वेश्चन नंबर 6। तो विच पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू पिक, आइदर 5A और 6, मतलब 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दो में से कौन सा क्वेश्चन पिक करेंगे। अब आप देखें हमारे पास होगा क्या आपके साथ। व्हेन यू आर गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चंस ना, तो 5A का आसान लग रहा होगा, 5B मुश्किल होगा, या 5 हमारे पास जो ए मुश्किल होगा 5B आसान होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दोनों में से 8 मार्क्स में से या 12 मार्क्स में से कोई एक क्वेश्चन आसान होगा, एक क्वेश्चन मुश्किल होगा। तो एग्जामिनर इज गोइंग टू प्ले विथ यू। तो अब यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन नंबर 5 उठाएं या क्वेश्चन नंबर 6 उठाएं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मुश्किल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 5A भी आसान हो, 5B भी आसान हो और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली मुश्किल हो। हमारे पास 6A भी मुश्किल हो, 6B भी मुश्किल हो, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से एक पार्ट क्या होगा, मुश्किल होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे विच पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू पिक। आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। याद है हमने सेक्शन ए पे 10 मिनट बचाए थे। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द सेक्शन ए, सो द सेक्शन ए मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 25 मिनट्स। तो आपके पास वो जो 10 मिनट बचेंगे ना, वो 10 मिनट यहाँ पे यू आर गोइंग टू यूज फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड इन ऑर्डर टू मेक अ वाइज डिसीजन कि विच पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू पिक। होता है अक्सर ऐसा हमारे पास कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे और व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स आफ्टर द एग्जाम, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा हमारे पास वेदर 5 और 6 जो सबसे ज़्यादा हमारे पास अटेम्प्ट किया गया होगा। ऐसा होता है हमारे पास कि 60%, 65% यूजली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, 30-35% आर गोइंग टू गो विद द सेकेंड वन। तो रिपीटेशन हमारे पास चांसेस हैं कि क्वेश्चन शायद रिपीट भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई दोनों में से एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए, जो पहले प्रीवियस पास पेपर्स में आपने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पिक किया और दूसरा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। और यूजुअली होता क्या है कि 12 मार्कर इज गोइंग टू बिकम द बेसिस ऑफ द डिसीजन। 12 मार्कर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन। कि बच्चे 8 मार्कर फिर भी मैनेज कर लेते हैं क्योंकि 8 मार्कर के अंदर यूजुअली बेनिफिट्स, वेज, ड्रॉबैक्स होते हैं। सो द स्टूडेंट्स हैव द कमांड ओवर द 8 मार्कर इजीली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द 12 मार्कर, तो 12 मार्कर बिकम्स अ नाइटमेयर फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसकी बेसिस पे दे मेक अ डिसीजन एंड समटाइम्स डिसीजंस हमारे गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि 12 मार्कर ये आसान है लेकिन ऊपर 8 मार्कर मुश्किल हो जाता है उसका। तो यू हैव टू मेक अ वाइज चॉइस एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं बच्चों को कहता हूं कि वो क्वेश्चन पिक करो जिसका 12 मार्कर आसान हो, क्योंकि मार्क्स की वेटेज ज्यादा है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 8 मार्कर थोड़ा सा खराब भी होता है तो यू आर गोइंग टू गेट 5-6। लेकिन अगर 12 मार्कर आपका खराब हो गया तो यू आर गोइंग टू लूज 5-4-6 मार्क्स।
तो 12 मार्क का क्वेश्चन आप पिक करें जो अच्छा हो, आपको अच्छा आता हो। रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड इट, पॉइंट्स डेवलप करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एंड देन गो और मेक अ चॉइस। तभी हमने वहाँ पे 10 मिनट बचाए थे, सो दैट यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन व्हेन देयर इज अ चॉइस। और एक बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि सेक्शन बी के अंदर आपके पास यहाँ पे चॉइस है, तो इट इज़ गोइंग टू बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि आप देखें ना, पूरे ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसमें चॉइस है। ओ लेवल्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनर कोई भी चॉइस नहीं देता। बोथ ऑफ द पेपर्स, पेपर वन पेपर टू कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। एस के सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, पेपर टू में कोई चॉइस नहीं है, इवन इन A2 P3 P4 हैज़ नो चॉइस। तो सिर्फ जो चॉइस है हमारे पास वो पेपर वन सेक्शन बी के अंदर चॉइस है। सो इट मीन्स कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। Analyze two benefits to a business of using a vertical merger for growth। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें याद है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5A। एनालाइज टू benefits to a business of using a vertical merger for growth, 8 marks। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, देन हम यहाँ पे पॉइंट्स डेवलप करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और वी आर गोइंग टू रीइंफोर्स कि 8 मार्क्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग्जामिनर किस तरीके से मार्क्स अवॉर्ड करता है, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड वी आर गोइंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज। तो एनालाइज हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज अ कमांड वर्ड। The examiner is clearly commanding you to analyze. So you have to analyze. Analyze is the command word. क्या करना है? दो benefits to a business of using a vertical merger for growth। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, this is going to become the most technical thing, ठीक है, और this is going to be the tricky thing to a business। So whenever you are writing an answer, so you need to keep in mind that whatever the points you are going to develop, whatever the benefits you are going to develop, it should be related to the business or it must be a benefit to a business। तो अक्सर ऐसा होता है लेंथी क्वेश्चन के अंदर, जब बच्चे आंसर लिखने जा रहे होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि ड्रैग अवे हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बिजनेस को ही बेनिफिट बताना है। यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्लियरली मेंशन टू अ वर्कर और टू एन एम्प्लॉयर, टू एन एम्प्लॉय। तो आपको क्वेश्चन जहन में रखना है कि वॉट एवर द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू डेवलप, वो बेनिफिट किसके हैं, एम्प्लॉयर के हैं, एम्प्लॉय के हैं। तो जो क्वेश्चन डिमांड करेगा वो आपको करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है कि बिजनेस के बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग अ वर्टिकल मर्जर फॉर ग्रोथ। अब हमारे पास ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 1 चैप्टर 5 बिजनेस ग्रोथ का है, ठीक है, सॉरी चैप्टर 4 बिजनेस ग्रोथ का है। तो बिजनेस ग्रोथ, जब बिजनेस साइज इंक्रीज होता है तो दे आर टू वेज हमारे पास होते हैं या टू मेथड्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर हमारे पास है, मैं थोड़ा सा टॉपिक भी यहाँ पे रीइंफोर्स करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब हमारे पास यहाँ पे जब बिजनेसेस जाते हैं या बिजनेसेस हमारे पास चूज करते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ एज अ मेथड टू ग्रो द साइज। तो एक्सटर्नल मेथड, एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर वर्टिकल मर्जर इज वन ऑफ द मेथड या वन ऑफ इट्स काइंड। हमारे पास तीन टाइप के हमारे पास इंटीग्रेशंस होते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दूसरी होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, तीसरी होती है कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है कि दो बिजनेसेस जो कि सेम इंडस्ट्री में सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेशन के अंदर भी दो चीज़ें, मर्जर भी हो सकता है और टेक ओवर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? क्लियरली मर्जर। यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन का नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर तो फिर हमारे पास टेक ओवर भी आ सकता है।
कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बिजनेस दूसरे बिजनेस बाय आउट कर रहा है, तो इट इज क्लियरली मेंशन कि वर्टिकल मर्जर के क्या बेनिफिट्स होंगे टू आर बिजनेस। तो वर्टिकल मर्जर यहाँ पर है हमारे पास। और मर्जर का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू बिजनेसेस आर कंबाइनिंग, ठीक है, दे आर यूनाइटिंग एंड दे आर कंबाइनिंग द रिसोर्सेज टू ऑपरेट एज अ सिंगल यूनिट फर्म, दैट इज नोन एज वर्टिकल मर्जर हमारे पास। ठीक है, तो मर्जर के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो बिजनेसेस जो पर्टिकुलरली हमारे पास यहाँ पे सिंगल यूनिट फर्म बन के काम करेंगे, कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बाय आउट नहीं कर रहा। तो वर्टिकल मर्जर फॉर ग्रोथ हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हमने ब्रेक डाउन कर लिया है कि हमें दो बेनिफिट्स बताने हैं बिजनेस के। बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होंगे कि अगर वो वर्टिकल मर्जर करता है फॉर अ ग्रोथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर स्ट्रक्चर एंड पैराग्राफिंग। हमारे पास यहाँ पे जो मार्क्स का स्ट्रक्चर है फॉर द 8 मार्कर वो हमें समझना सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो 2 मार्क्स हैं वो हैं नॉलेज के, 2 मार्क्स हैं हमारे पास एप्लीकेशन के, और 4 मार्क्स हैं हमारे पास एनालिसिस के। 2 मार्क्स फॉर द नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर द एप्लीकेशन एंड 4 मार्क्स फॉर द एनालिसिस। दिस इज व्हाट द मार्क स्ट्रक्चर और द आंसर स्ट्रक्चर फॉर द 8 मार्कर। अब आपको इसी तरीके से असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अचीव करना है। यहाँ पे सेकंड चीज हमारे पास हाउ मैनी नंबर ऑफ पैरास, तो आपके पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स बनेंगे, 2 पैराग्राफ्स बनेंगे आपके पास क्लियरली। आपके पास 2 पैराग्राफ्स बनेंगे और ये आपके पास मार्क्स का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मूविंग अहेड फर्दर हम जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर हमें यहाँ पे जो नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू द 8 मार्कर सॉल्यूशन। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इफ वी वांट टू डेवलप अ मोमेंटम, और हमें अपना मोमेंटम जब डेवलप करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर वॉट एवर द की वर्ड इज उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया, एक किक स्टार्ट मिल जाए व्हेन वी आर राइटिंग एन आंसर। तो सही है, आप यहाँ पे अगर वर्टिकल मर्जर को डिफाइन कर देंगे तो सही है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स फॉर द डेफिनेशन। वर्टिकल मर्जर की आपने डेफिनेशन लिख दी, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, यू हैव रिटन डाउन दी हाई क्वालिटी डेफिनेशन, बट स्टिल you cannot expect from the examiner that the examiner is going to award you the marks for the knowledge. नॉलेज के मार्क्स आपको यहाँ पे जो मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे दो बेनिफिट्स के आइडेंटिफाई करने के, कि दो जो बेनिफिट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ऑफ वर्टिकल मर्जर फॉर ग्रोथ टू अ बिजनेस, सो दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिट इज गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स फॉर द नॉलेज। फिर एप्लीकेशन अगेन हमारे पास, आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस सिचुएशन, सम सम पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जांपल ऑफ द बिजनेस, रियल लाइफ बिजनेस की एग्जांपल नहीं देंगे, जर्नल एग्जांपल देंगे, और उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे। अब सर एनालिसिस कौन से होंगे, एनालिसिस आपके पास याद है हमने 5 मार्कर के अंदर किया था, वही यहाँ पे एनालिसिस होंगे, फर्दर एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम हमारे पास होता है डेवलप्ड एनालिसिस। तो फर्दर और डेवलप्ड एनालिसिस करेंगे। तो आ जाए जरा स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 8 मार्कर के लिए आपके पास 2 पैराग्राफ्स बनेंगे। एक पैराग्राफ के अंदर अब देखो ना, यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूं जरा मार्क्स के स्ट्रक्चर को, यहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स लिखने हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर वन मतलब फर्स्ट बेनिफिट, पॉइंट नंबर टू सेकंड बेनिफिट। तो अगर आप एक पैराग्राफ के अंदर एक पॉइंट की हम बात करते हैं तो 1 मार्क नॉलेज के, 1 मार्क एप्लीकेशन के, और 2 मार्क्स आपके एनालिसिस के। मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो दो पैराग्राफ्स, तो एक पैराग्राफ के अंदर आपने पॉइंट आइडेंटिफाई करा, आपने सिचुएशन डेवलप करी कि कैसे ये पर्टिकुलर बेनिफिट है टू आवर बिजनेस, बाय डेवलपिंग सम सिचुएशन, डेवलप्ड एप्लीकेशन करी, और फिर आपने उसे फर्दर एनालाइज करा, लिमिटेड एनालिसिस फिर फर्दर एनालिसिस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन 2 पैराग्राफ्स, और आपको यहाँ पे फिर एग्जामिनर 8 आउट ऑफ 8 दे सकता है। देर इज अ चांस एग्जामिनर डू एक्चुअली एग्जामिनर डज अवार्ड 8 मार्कर, फुल मार्क्स आपके आते हैं। तो आ जाए यहाँ पे जरा स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 3 पर्टिकुलर कॉलम्स बना लेंगे। जब हम 3 कॉलम्स बना लेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि क्लियरली आपके पास यहाँ पे हम जो सॉरी जो पर्टिकुलर कॉलम्स बनाएंगे उसके अंदर मेंशन कर देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे नॉलेज लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या एनालिसिस लिख रहे हैं। तो हमारे पास नॉलेज किससे है, नॉलेज हमारे पास ब्लू कलर से है,
एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर से है, और हमारे पास जो एनालिसिस हैं वो रेड कलर से। अब यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे एनालाइज करने हैं। तो पॉइंट नंबर वन जरा डिस्कस करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस वर्टिकल मर्जर करता है, अब देखो वर्टिकल मर्जर भी हमारे पास दो टाइप के, ठीक है, वर्टिकल फॉरवर्ड भी है और वर्टिकल बैकवर्ड भी है। वर्टिकल फॉरवर्ड और वर्टिकल बैकवर्ड। अब लेट सपोज अगर फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो अगर रिटेल बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करता है तो वो वर्टिकल फॉरवर्ड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम्स इन द सेकेंडरी, रिटेल बिजनेस कम्स इन द टर्शरी। तो इफ यू आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग और मर्जिंग विद अ बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग एट द नेक्स्ट स्टेज, मतलब आप अपने कस्टमर बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और रिसोर्सेज को कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज वर्टिकल फॉरवर्ड। और इसी तरीके से सिमिलरली इफ अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज इंटीग्रेटिंग विद अ सप्लायर बिजनेस, कि एक ऐसा बिजनेस जो आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सप्लाईज प्रोवाइड करता है, एंड इफ यू आर इंटीग्रेटिंग और मर्जिंग विद दैट बिजनेस, सो इट इज नोन एज वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो अच्छा तरीका क्या हुआ कि आप एक पॉइंट उठाएं, एक बेनिफिट उठाएं कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वर्टिकल बैकवर्ड मतलब सप्लायर बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करता है तो क्या बेनिफिट होगा, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर रिटेल बिजनेस या अपने कस्टमर बिजनेस के साथ इंटीग्रेट मर्ज करता है तो उससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास बेनिफिट ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता हूं, तो वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन विल हेल्प इन control, will help in getting control over supply chain। अब यहां पे आपने बेनिफिट आइडेंटिफाई कर लिया, यहां पे नॉलेज है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सही है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंटीग्रेट्स और मर्जेस विद द सप्लायर बिजनेस वर्टिकल थ्रू वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये हम पॉइंट अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। थ्रू वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो उसका यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा ओवर द सप्लाई चेन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल a manufacturing business like furniture can merges with timber supplier business। ये अब हमने एप्लीकेशन कर दी कि यहाँ पे हमने बताया कि वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर मर्ज हो जाता है टिम्बर सप्लायर बिजनेस के साथ, ये हमारी क्या है एप्लीकेशन सिचुएशन डेवलप करी। एनालिसिस, it will get control over the supply chain like timely supplies and quality supplies। कि अगर मैं एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूं, सप्लायर बिजनेस के साथ अगर मैं इंटीग्रेट हो गया, तो यहाँ पे मर्जर के बाद वो मुझे टाइमली सप्लाईज भी देगा, क्योंकि अब हम सिंगल यूनिट फॉर्म है। अगर सप्लाईज डिले होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग डिले होती है, ऑर्डर्स डिले होते हैं, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होती है, लॉस इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होता है, तो मेरा बिजनेस अफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एडवर्सली। सो दैट बिजनेस इज गोइंग टू सफर एंड इज गोइंग टू फेस द लॉस एज वेल, क्योंकि मर्ज हो चुके हैं, सिंगल यूनिट फॉर्म है। तो यहाँ पे बेनिफिट होगा कि वो मुझे टाइमली भी और क्वालिटी सप्लाईज भी प्रोवाइड करेगा। और जब टाइमली एंड क्वालिटी सप्लाईज होंगी, सो इट विल गेट कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन लाइक टाइमली सप्लाईज एंड क्वालिटी सप्लाईज विच enable business to adopt JIT, जस्ट इन टाइम। ये भी तो हो सकता है।
कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री उसके अंदर क्या था, याद करो ऑपरेशंस के अंदर जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर जीआईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो उसके एवेल्युएटिव पॉइंट के अंदर या फैक्टर्स के अंदर हम ये लिखते हैं ना कि जीआईटी डिपेंड्स ऑन द सप्लायर। अगर सप्लायर आपको टाइमली और क्वालिटी सप्लाईज प्रोवाइड करता है तो यू कैन अडॉप्ट जीआईटी। क्यों? क्योंकि आप जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई इन्वेंट्री होल्डिंग नहीं है। तो जब आपके पास कोई इन्वेंट्री होल्डिंग नहीं है, एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो आपका सप्लायर आपको क्वालिटी सप्लाईज प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि अगर कोई डिफेक्टेड, कोई फॉल्टी प्रोडक्ट्स अराइव एट द वर्क प्लेस और एट द प्रोडक्शन लाइन, तो यू डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल। तो इसके लिए और टाइमली सप्लाईज भी चाहिए, क्योंकि जीआईटी पूरा कैलकुलेशन और एस्टिमेशन के ऊपर है। तो बिजनेस इनेबल टू जीआईटी विच में रिड्यूस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड क्वालिटी प्रोडक्शन may lead to customer satisfaction and price competitiveness in market। एनालाइज करा और फिर फर्दर एनालाइज करा। अब ये देखो हमारे पास विच में लीड टू, which may lead to is known as an indicator that you are making a chain of analysis। कि आपने ये बताया उससे ये हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओवर द सप्लाई मिलेगा चेन, तो टाइमली सप्लाईज आएंगी, क्वालिटी सप्लाईज आएंगी, तो जिससे बिजनेस जीआईटी अडॉप्ट करा। ये आपने करे लिमिटेड एनालिसिस। इससे क्या होगा, विच में लीड टू द क्वालिटी प्रोडक्शन, और हमारे पास कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, और जीआईटी की वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हम प्राइस कंपैटिटिव भी हो जाएंगे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हाई होगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव एनालाइज्ड। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट एनालाइज कर लिया, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस। तो आप इनको अगर कंबाइन करोगे, सो दिस इज गोइंग टू मेक द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर आंसर। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट, हमारे पास सेकंड पॉइंट अब यहाँ पे हमारे पास क्या, नॉलेज हमारे पास, एप्लीकेशन एनालिसिस। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए। अब अच्छा तरीका तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि आप वर्टिकल बैकवर्ड का अगर एक बेनिफिट लिख सकें, लिख चुके हैं तो दूसरा दोनों लिख दो। या फिर आप ये भी कर सकते हो, दोनों वर्टिकल फॉरवर्ड क्यों हो, दोनों वर्टिकल बैकवर्ड क्यों, कोई मसला नहीं है, या एक वर्टिकल बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड का कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं करूंगा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंटेंट अच्छा हो जाएगा और इजीली आप लिख सकोगे, दूसरा सोचने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो अगर मैं वर्टिकल मर्जर की बात करिए, तो वर्टिकल कैन बी फॉरवर्ड, कैन बी बैकवर्ड। तो हमने बैकवर्ड का यहाँ पे लिख दिया, तो अब यहाँ पे वर्टिकल फॉरवर्ड। तो वर्टिकल फॉरवर्ड, it can give accessibility to a business and control over marketing mix। अब होता क्या है हमारे पास कि यूजुअली अगर फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है एंड यू डू नॉट हैव द एक्सेसिबिलिटी इन द मार्केट, मतलब आप डायरेक्टली खुद सेल नहीं कर रहे, आपके कोई रिटेल स्टोर्स नहीं है, यू डू नॉट हैव द इंटरेक्शन विद द कस्टमर और द एग्जिस्टेंस इन द रिटेल मार्केट। तो आप क्या करते हो, यूजुअली अपना प्रोडक्ट रिटेलर्स को देते हो, रिटेलर्स आगे सेल करते हैं। तो यहाँ पे अब रिटेलर क्या है, जिस जो ज़्यादा कमीशन देगा, जिसके अंदर उसका डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। तो कस्टमर्स को, अब जैसे नहीं मेडिकल स्टोर्स के अंदर होता है, केमिस्ट होते हैं, तो आप जब केमिस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं आप ये दवाई है, बोला नहीं दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई है बट इट हैज़ द सेम फॉर्मूला। सो दैट मीन्स कि वो केमिस्ट का इंटरेस्ट है उसके अंदर कि वो जो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो यहाँ पे एज अ पुश स्ट्रैटेजी कमीशन की बेसिस पे उसे क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करिए इन द मार्केट, एंड दैट पर्टिकुलर केमिस्ट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द सेल्स फोर्स ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी। और दूसरी, अब आपने यहाँ पे रिटेलर को दे दिया, अब रिटेलर अपने हिसाब से प्राइसेस को, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है नहीं करना, कस्टमर को सेल करना है कि नहीं। लेकिन इफ यू डू द वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग एंड मर्जिंग विद द रिटेल बिजनेस, सो रिटेल बिजनेस हैज द एक्सेस इन द मार्केट और आप मर्ज हो चुके हो।
तो इससे फायदा आपको होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो आ जाएं जरा, आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल a manufacturing business like pharmaceutical business can get access to markets through chemists and pharmacies। एग्जाम्पल हमारे पास। अब यहाँ पे एनालिसिस, इट विल हेल्प a business like pharma to get more customers and revenue because of existence in market through chemist हमने, and control over promotion and price will help in growing the customer base and revenue profit for the business in the market। यहाँ पे आपने पॉइंट को एनालाइज करा, फर्दर एनालिसिस करे कि क्या कैसे क्यों, चेन ऑफ एनालिसिस आपने डेवलप करी। इज इट क्लियर गाइस? हमारे पास ये सेकंड पॉइंट हमने एनालाइज कर दिया। तो आप जब इन दोनों पॉइंट्स को पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखेंगे, सो दिस यू आर गोइंग टू डेवलप टू पैराग्राफ्स फॉर द 8 मार्कर। तो गाइस हमारे पास ये 8 मार्कर क्वेश्चन था, वो हमने पूरा करा है। अब हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 5B है। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 5B पढ़ते हैं हमारे पास। 5B है हमारे पास, रिस्क टेकिंग is the most important quality needed by an entrepreneur to be successful in the clothing design industry, evaluate this view। तो इट्स अ 12 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, risk taking is most important quality by an entrepreneur to be successful in a, क्या था हमारे पास, कौन सी इंडस्ट्री थी गाइस? इन द क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री। इन द क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री। 12 मार्क्स है, एंड यू हैव टू इवेल्युएट दिस व्यू। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज नोन एज द स्टेटमेंट, जो कि एग्जामिनर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है। Risk taking is the most important quality by an entrepreneur to be successful in the clothing in design industry, evaluate this view।
अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देर इज अ चेंज। चेंज किसका है? चेंज है हमारे पास इवैल्यूएट। कमांड वर्ड ये रही कि एग्जामिनर आपको कह रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ पे इवैल्यूएट करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियरली इवैल्यूएशन विल बी इन्वॉल्व, क्योंकि एग्जामिनर इज एक्चुअली कमांडिंग यू टू इवैल्यूएट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और दिस व्यू। कि हमारे पास व्यू का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर आपके पास स्टेटमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत फेमस है, दैट मार्केटिंग इज अबाउट द प्रमोशन एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली, जस्टिफाई या इवैल्यूएट दिस व्यू। कि अक्सर लोगों का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है कि मार्केटिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ प्रमोशन आती है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट आती है, ताकि प्रोडक्ट को हम प्रॉफिटेबली सेल कर सकें, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। तो आप क्या कहते हो कि हाँ ऐसा है, मार्केटिंग के अंदर हमारे पास एडवर्टीजमेंट आती है, प्रमोशन आती है, ताकि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली सेल हो, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग। रिसर्च भी आती है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आता है, आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट ऑफ द मार्केट आता है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग द नीड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, दैट आल्सो कम्स अंडर द मार्केटिंग। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप कहते हो तो हाँ ठीक है, रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी भी क्वालिटीज होती हैं, दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे इन बिकमिंग सक्सेसफुल। तो आज जरा क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। अब सर यहाँ पे एक चीज है, दैट इज क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री। 8 मार्कर के अंदर यूजुअली ऐसा नहीं होता, 12 मार्कर के अंदर यूजुअली ऐसा ही होता है। कि एग्जामिनर करेगा क्या? एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सिचुएशन। वहां पे आपने सिचुएशन डेवलप करी थी, फॉर एग्जांपल कि एक वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो यहाँ पे टिम्बर सप्लायर के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, मर्ज हो रहा है। क्या की थी वहां पे? सिचुएशन आपने डेवलप करी थी एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्लियरली सिचुएशन आपको दी हुई है। यहाँ पे एग्जामिनर सिचुएशन कैसे देगा? आप सिचुएशन देगा यहाँ पे वो मेंशन कर देगा बिजनेस को, यहाँ पे वो मेंशन कर देगा इंडस्ट्री को। अब इंडस्ट्री क्या है? क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री है, मेंशन कर दिया उसने। बिजनेस एयरलाइन बिजनेस है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग। सो इन 12 मार्कर यूजुअली द इंडस्ट्री और द बिजनेस विल बी मेंशन बाय द एग्जामिनर। सो आपको जो भी पॉइंट्स आप करेंगे डेवलप, whatever the evaluative points and whatever the analytical points, evaluative comments you are going to develop, it should be related to specific industry that is mentioned in the question. तो यहाँ पे आपको इसके साथ रिलेटेड, तो जो भी आप पॉइंट्स डेवलप करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे। अब देखो, क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री। अब अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे जरा ब्रेक डाउन करता हूँ क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री। क्या हमारे पास मार्केट कंपैटिटिव है? यस, कंपैटिटिव है। डिजाइन इंडस्ट्री, डिजाइन इंडस्ट्री हमारे पास, अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड्स होंगे। पे क्लोथिंग का बिजनेस है हमारे पास, तो सीजनल भी होता है, सीजनल चेंजेस आती हैं, सीजनल वेरिएशन इन द डिमांड। समर्स में समर के क्लोथ्स हमारे पास, टी शर्ट्स, टीज, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, इस टाइप के। कूल शर्ट्स हमारे पास होती हैं, समर के कलर्स की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। विंटर्स के अंदर हमारे पास कलर्स की चॉइसेस डिफरेंट होती है। देन वी हैव जैकेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जैकेट्स। पे फैशन भी हमारे पास है, तो ट्रेंड्स के हिसाब से हमारे पास। और दूसरी हमारे पास है कि बिजनेस डिजाइन बिजनेस है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है भाई। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, फैशन क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री है, डिजाइनर्स हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या है, डिपेंड करता है हमारे पास। मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली नहीं है या है, डिपेंड करता है हमारे पास। मार्केट मैस है, नीश है। लेकिन अगर क्लोथिंग डिज़ाइन की मैं बात करता हूँ तो शायद नीश भी हो, शायद मैस भी हो हमारे पास। कि नॉर्मली हमारे पास क्लोथ्स डिज़ाइन करते हैं या फिर डिज़ाइनर हमारे पास बी स्पोक जो कस्टमाइज होते हैं उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द मैस मार्केट और नीश मार्केट, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स आपको अपने पर्टिकुलर 12 मार्कर के अंदर लिखने हैं कि वॉट एवर द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज। जैसे अभी रिसेंटली हम अपने ऑन कैंपस क्लासेस के अंदर कर रहे थे, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एयरलाइन का केस था। और वो जो एयरलाइन थी ना हमारे पास, वो बड़ी चीपर फ्लाइट्स, इकोनॉमिक बड़ी चीपर फ्लाइट्स ऑफर करती थी। तो सिचुएशन मेंशन थी वहाँ पे कि ये एक एयरलाइन है जो कि चीपर फ्लाइट्स ऑफर करती है, चीप एयरलाइन है हमारे पास। तो दिस टाइप की सिचुएशन है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कॉस्ट कम होगी।
ठीक है, तभी वो लो प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं, ऑल दैट्स इतना ज़्यादा वो वहाँ पे लग्जरियस या डिफरेंट हमारे पास जो क्लासेस होंगी वो नहीं होंगी, सिर्फ इकोनॉमी क्लास होगी, देयर वुड बी नो बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास इन द एयरलाइन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो आ जाए। अब सर हमारे पास ये 12 मार्कर का पैटर्न क्या होता है? 12 मार्कर का पैटर्न आपके पास 2 मार्क्स होंगे नॉलेज के, 2 मार्क्स होंगे आपके पास एप्लीकेशन के, 2 मार्क्स होंगे आपके पास एनालिसिस के, और आपके पास 6 मार्क्स होंगे एवेल्युएशन के। तो इसका मतलब क्या है कि 50% आंसर आपका डिपेंड करता है आपके इवैल्यूएटिव कमेंट्स पे। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे 3 इवैल्यूएटिव पॉइंट्स डेवलप करें और कंक्लूजन पे चले जाएं। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे इवैल्यूएट करें और एंड के अंदर आप कंक्लूजन की तरफ चले हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप बेसिकली एग्री या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के डिसएग्री कर रहे हैं। यू हैव टू इवैल्यूएट ना, तो यू हैव टू कंक्लूड कि वेदर यू आर एग्रीइंग और यू आर डिसएग्रीइंग विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे पास। इज इट क्लियर? यहां तक साथ है? तो अब यहाँ पे आपके पास सर टोटल पैराग्राफ्स कितने बनेंगे? लोग 4 भी बनाते हैं, लोग 5 भी बनाते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास। तो 4 और 5 पैराग्राफ का आंसर होगा, 2 पैराग्राफ का नहीं होगा। ठीक है। तो यू आर गोइंग टू मेक 4 to 5 पैराग्राफ्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास। और आपको यहाँ पे पता है सजेस्ट क्या करूंगा मैं? सजेस्ट ये करूंगा आपको मैं कि आप यहाँ पे अपना आंसर जो है ना, स्टार्ट द आंसर विथ योर नॉलेज। तो आपके पास ये हो जाएगा पैरा 1। ठीक है, ये आपने पैरा 1। फिर सेकंड, हमारे पास सेकंड पैराग्राफ जो आप स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे आप यहाँ पे एनालाइज करोगे कि हाँ, रिस्क टेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। Why risk taking is important for the fashion design, clothing design, fashion design industry, clothing design industry के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे साथ साथ आप इवैल्यूएट भी करोगे। इट्स अ सजेशन कि आप ये दूसरा भी बता देता हूँ पैटर्न क्या होता है। आप फिर क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे इस पॉइंट को कि हाँ, अदर साइड हमारे पास इवैल्यूएशन है क्या, कंट्रास्ट ड्रॉ करोगे। इसके बाद ये आपके पास हो गया पैराग्राफ नंबर 2। फिर आपके बाद थर्ड पैराग्राफ, अगेन एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट आप एनालाइज कि क्यों फर्दर इंपॉर्टेंट है, और फिर साथ साथ आपने इसको क्या कर दिया, एवेल्युएट। ये आपका हो गया पैरा 3। तो ये आपके पास मेजर जो कंटेंट है आपके पास वो यहां पर होगा, एनालिसिस और इवैल्यूएशन का। फिर लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और अपना कंक्लूजन दे देंगे, जिसके अंदर आप यहां पे अदर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन के अंदर अदर फैक्टर्स, अदर क्वालिटीज, अदर फैक्टर्स आएंगे कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यूं यूं इससे इस वजह से इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे आर दी अदर फैक्टर्स बिसाइड द रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन द सक्सेस ऑफ द क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा आपका पैरा 4। सो दिस वुड बी द पैराग्राफ 4 आपका। 4 पैराग्राफ्स हो गए। तो यहाँ पे अब आप देखें, ये आपकी इवैल्यूएशन कंक्लूजन, ये आपकी इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे आपके मार्क्स हैं 6। बाकी फिर ये मार्क्स आपके पास हैं 6। तो नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन 6 मार्क्स की है, इट मीन्स के 50% आपकी जो मार्क्स हैं 12 मार्कर के अंदर वो इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इज इट क्लियर? चलें भाई आगे बढ़ते हैं हमारे पास। 4 पैराग्राफ्स बना लिए हम लोगों ने। यहाँ पे हमारे पास नॉलेज आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन, एनालिसिस, सॉरी, एनालिसिस, और फिर एंड के अंदर हमारी इवैल्यूएशन और कंक्लूजन ऐसे में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, पैरा 1 आपके पास होगा, उसके अंदर तो आपकी यहाँ पे नॉलेज आएगी कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी।
एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु combines the factors of production and takes a financial risk to start and to manage the business. A successful entrepreneur must have these qualities, or the successful entrepreneur possesses these qualities: risk taking, innovation, हमारे पास मल्टी स्किल। तो यहाँ पे आपने क्वालिटीज मेंशन कर दी। पैराग्राफ आपका वन जो है ना वो डेफिनेशन का होगा। तो आपके पास डेफिनेशन सर किसकी होगी? हमारे पास अगेन डेफिनेशन जो आपके पास होगी वो आपके कीवर्ड की होगी। कीवर्ड आपके पास यहाँ पे ये रहा, entrepreneur। तो entrepreneur is known as the key term or the key word in this particular question आपके पास। तो आपने यहाँ पे क्या करा? सबसे पहले entrepreneur को डिफाइन करा और उसकी क्वालिटीज बता दी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। तो आपने यहाँ पे अराउंड 4 to 5 लाइन 6 लाइन्स के अंदर क्वालिटीज अलॉन्ग विद द डेफिनेशन आपने बता। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन आपके पास क्या है? एप्लीकेशन है कि भाई क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री। अब जब क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री है तो इट्स competitive and established। क्लोथिंग डिजाइन जो इंडस्ट्री होती है वो कंपैटिटिव भी होती है और इस्टेब्लिश्ड है हमारे पास। तो अब जब आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, वो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर डिसाइड करता है एंटर होने का। सो इट रिक्वायर्स रिस्क taking ability to enter in this competitive market and putting the amount of savings at risk। या आपने क्या करा? एनालाइज करा कि क्यों रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री कंपेटिटिव है, एस्टैब्लिश है, तो इस मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए रिस्क रिक्वायर्ड है कि एन एंटरप्रेन्योर मस्ट रिक्वायर रिस्क टू पुट द अमाउंट ऑफ द सेविंग्स एट रिस्क। ये आपने क्या करा? यहाँ पे एनालाइज करा। और जब आपने यहाँ पे एनालिसिस कर लिए इसको पूरा इस पॉइंट को कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट बाय एन एंटरप्रेन्योर, तो आप उसके कंट्रास्ट में जा रहे हैं। बट इट डिपेंड्स दैट how much degree of risk is involved, as fashion designing does not require much finance like मैन्युफैक्चरिंग। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन इट डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ रिस्क नहीं है, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं रिक्वायर्ड है, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है हमारे पास। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर यू हैव टू सेट अप द प्रोडक्शन लाइन, यू हैव टू बाय द मशीनरीज, यू हैव टू अरेंज द सप्लाईज, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन वर्कर्स। तो एज कंपेयर टू डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर्स मोर फाइनेंस, तो उसके अंदर ज़्यादा बड़ा रिस्क है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिस्क पे डालनी पड़ती है। हमने उसी पॉइंट को यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रास्ट पे इवैल्यूएशन पे लेके चले गए। आपने यहाँ पे वैलिडेशन के ऊपर बात करी कि हाउ वैलिड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज टू हाउ मच। तो वैलिडेशन, क्वेश्चनिंग, ठीक है, रीजनिंग, अदर साइड, उस पे जाने तो ये वैल्यूएशन हुई ना। तो आपने यहाँ पे एनालाइज करा कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट कंपेटिटिव है और अपने पर्टिकुलर पैसे रिस्क पे लगाने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बट ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास इवैल्यूएशन है। तो बट इज द की थिंग जो कि यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इवैल्यूएशन कि बट इट डिपेंड्स दैट हाउ मच वी आर क्वेश्चनिंग कि हाउ मच डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन द मार्केट, as fashion designing does not require much finance like manufacturing।
तो ये आपने यहाँ पे इवैल्यूएट करा इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को कंट्रास्ट पे लेके गए। इज इट क्लियर नाउ जैनब? ये हमारे पास हो गया। अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी, ये आपके पास P1 हुआ था, यहाँ पे P2, अब यहाँ पे हम बढ़े P3 की तरफ। नॉलेज हमारे पास तो हो गई है, एप्लीकेशन एनालिसिस और इवैल्यूएशन की तरफ है। तो अब यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन के भाई, फैशन क्लोथिंग इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द market trends and choices of the customer, which requires risk taking ability to get ideas and to develop new products to meet the demand of the customer, which may lead to competitiveness of the business and for the success। भाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब नए प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं तो जो रिस्क टेकर होता है वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है। और फैशन जैसा टाइप का बिजनेस है, डिजाइनिंग बिजनेस है, तो यू नीड टू generate ideas and you need to develop the new products to meet the demand of the market or to remain competitive and for the success। तो हमने ये पॉइंट बता दिया कि रिस्क इसके लिए भी जरूरी है ताकि आइडियाज की बेसिस पे कोई नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोडक्ट्स आए तो आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, सो दैट यू कैन डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स टू रिमेन competitive एंड टू गेट द सक्सेस इन द मार्केट। लेकिन ऑन सॉरी ऑन द अदर हैंड, आप यहां पे दूसरी क्वालिटी भी डाल सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड, if failure is there, like customers do not like the products, so an entrepreneur must have ability to bounce back, to start again, or to develop new products again। तो अब हमने यहाँ पे करा क्या, हमने यहाँ पे एनालिसिस करे कि हाँ हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू बाउंस बैक भी होनी चाहिए ना ऑन द अदर हैंड, कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क टेकिंग नहीं, आपने नया प्रोडक्ट डेवलप किया तो देयर इज अ चांस कि आपका प्रोडक्ट शायद फेल हो जाए, कस्टमर को अच्छा ना लगे, नेगेटिव रिव्यूज एंड फीडबैक्स हो। तो जब आपको ये फेलियर और सेटबैक मिले तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बैठ हैं और आप कहें कि नहीं यार ये क्या हो गया, सब कुछ है। तो फॉर दिस ऑन द अदर हैंड, तो इट रिक्वायर्स कि आप कंट्रास्ट ना, कि सिर्फ रिस्क से नहीं होगा कि एक टाइम आपने रिस्क ले लिया तो बैठ गए। On the other hand, you need to have the an entrepreneur must have the ability to bounce back as well. Okay, in the case of the setbacks, in case of the negative reviews, feedbacks, and the failures, an entrepreneur, successful entrepreneur, need to develop new products again। तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज है जो कि रिक्वायर्ड होती है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे पूरा कंटेंट हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ 4 की तरफ जाते हैं। और पैराग्राफ नंबर जो 4 होगा हमारे पास गाइज, उसके अंदर सिर्फ एवेल्यूएशन और सिर्फ हमारे पास क्या आ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास
कंक्लूजन आ रहा होगा। तब जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंक्लूजन आ रहा होगा, तो यहाँ पे अब आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर क्या करेंगे? आपके पास पैराग्राफ नंबर जो 4 होगा, वो पूरा आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 ही चलेगा, सही है। तब पैराग्राफ 4 को मैं यहाँ पे डिटेल लिखूंगा आपके सामने। तो पैराग्राफ 4 के अंदर आप बताएंगे कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है। और एंड के अंदर आप कंक्लूड कर दोगे कि हाँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सक्सेस है वो इसके ऊपर डिपेंड करिए। ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा मकसद है लास्ट पैराग्राफ का। तो कंक्लूजन का मतलब है कि आप यहाँ पे बता रहे होते हो कि टू हाउ मच एक्सटेंड यू आर एग्रीइंग, टू हाउ मच एक्सटेंड यू आर डिसएग्रीइंग, क्यों कर रहे हो बताओ। भाई लेट सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, कि आप एक चीज को चूज करते हो, दूसरी चीज को फॉरगो करते हो। तो व्हाई यू आर चूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग? क्योंकि वो ज्यादा सेटिस्फाइंग है, यू आर इन नीड ऑफ दैट थिंग। तो वो चीज आपको ज्यादा चाहिए तभी वो आपकी चॉइस है, और जो चीज कम चाहिए वो आप उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाते हो। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि ये हमारे पास है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसके लिए वो हमारे पास ओवरऑल सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आ जाए यहाँ पे हमारे पास, स्टार्ट करते हैं कि लास्ट पैराग्राफ के रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन entrepreneur in fashion design, clothing design industry is important to develop new products and for the financial risk. But other qualities like innovation, other qualities like innovation is also required in this business, as it depends on trends and new ideas. Furthermore, being multi skilled is also important. दूसरी, कि being multi skilled is also important, as an entrepreneur needs to do designing, running software, marketing, and finances alone initially, and later to monitor the performance of the workers. अब हमने यहाँ पे बताया रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी भी क्वालिटीज हैं जो कि रिक्वायर्ड है और इम्पॉर्टेंट हैं इन एन एंटरप्रेन्योर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, लाइक इनोवेशन। क्योंकि ट्रेंड्स हैं, न्यू आइडियाज़ की बेसिस पे प्रोडक्ट डेवलप होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्वालिटीज़ चाहिए कि इनोवेशन हो, ताकि वो नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ। क्योंकि डिज़ाइनिंग है तो डिज़ाइन के अंदर ट्रेंड्स आते हैं, चेंजेस इन द मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर, चॉइसेस, फैशन। प्लस एंटरप्रेन्योर मल्टी स्किल भी होना चाहिए फर्दरमोर, क्योंकि इनिशियली तो उसे सारे काम खुद करने होंगे, डिजाइनिंग भी खुद करनी होगी, फाइनेंसेस और हमारे पास मार्केटिंग। और लेटर ऑन उसे वर्कर्स को परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए व्हेन द बिजनेस ग्रोस, तो उसको वहां पे वो भी चाहिएगा। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूड, टू कंक्लूड, रिस्क टेकिंग इज important for
the success of clothing design industry, but it also depends on other qualities and the type of market like mass or niche and the external factors like economic and social factors, whether they are enabler or the restraining forces. ये हमने यहाँ पे एंड का लास्ट पैराग्राफ लिखा कि भाई ये नहीं, इसके अलावा भी इट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स, कि भाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरी क्वालिटीज के साथ साथ अदर फैक्टर्स की नीश मैथ्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स सोशल फैक्टर्स कितने हैं? सोशल फैक्टर्स का मतलब ये है कि लोगों की इनकम, लोगों का बिहेवियर, स्पेंडिंग पैटर्न लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर कि यहाँ पे सोशल फैक्टर्स के अंदर लिख दिया कि इनकम, क्योंकि भाई फैशन और क्लोथिंग रिलेटेड हमारे पास हाई इनकम ग्रुप या वो लोग हमारे पास जो कि हमारे पास स्टैंड ऑफ लिविंग जिनका इंप्रूव्ड होते हैं, हाई इनकम होते हैं, दे आर गोइंग टू स्पेंड। तो ये भी देखना है कि इनकम है लोगों की, नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वेदर द इकोनॉमी इज फेसिंग द ग्रोथ और रिसेशन, ये इन सब के ऊपर पूरी सक्सेस क्या करती है, डिपेंड करती है। तो रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ ये नहीं है, दूसरे फैक्टर्स और क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज और दूसरे फैक्टर्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज नोन एज द कंक्लूजन, और इन सबको आप कंबाइन करोगे तो यू विल गेट द कंप्लीट आंसर, 12 मार्क का आंसर। इज इट क्लियर गाइस? So this is the section B of October November 2025 paper 1-1। सेकंड पैटर्न हमारे पास ये होता है कि कुछ लोग यहाँ पे नॉलेज का एक पैराग्राफ, एप्लीकेशन का एक पैराग्राफ, एनालिसिस का एक पैराग्राफ और इवैल्यूएशन का एक पैराग्राफ, बच्चे वाले भी करते हैं हमारे पास कि 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, उनके 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स बना दिए। लेकिन उसके अंदर एक इशू हमारे पास ये है, द इशू इज कि इन केस अगर टाइम मैनेजमेंट कुछ इशू होता है और आपने इवैल्यूएशन आखिरी में करने का सोचा है और टाइम, अब तो आखिरी पैराग्राफ अगर आपका रह गया तो पूरे के पूरे 6 मार्क्स चले जाएंगे क्योंकि एवैल्यूएशन आपने ऊपर नहीं करी, लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपने सोचा था। दूसरा मसला हमारे पास ये है कि जो पॉइंट आपने वहां पे लिखे हैं, ऐसा ना हो भूल जाओ, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो अक्सर यू आर गोइंग टू गेट ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इसके लिए भी साथ साथ इवैल्यूएट कर दो तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर राइटिंग द 8 मार्क एंड द 12 मार्क क्वेश्चन।